नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम संविधान सभा का निर्माण कब, कैसे और किस तरह से हुआ था उसको देखेंगे। और इसके बाद हम जो संविधान सभा या संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में से संबंधित जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो भारत में जो संविधान सभा की जो सबसे पहले मांग की थी आपके 1934 में रांची में आपके स्वराज्य पार्टी ने की थी। और इसी साल आपके 1934 में ही आपके एम एन रॉय ने भी संविधान सभा का विचार रखा था। और इसी साल आपके कांग्रेस पार्टी ने भी 1934 में संविधान निर्माण या संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन इसकी जो आधिकारिक पुष्टि हुई थी कांग्रेस की तरफ से ये आपके जो 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था इसमें इसकी पुष्टि की गई थी। और भारत में जो संविधान सभा की संविधान निर्माण करने का जो सबसे पहले प्रस्ताव लाया था, जो 1942 का जो कृषि मिशन आया था, इसने आपके सबसे पहले संविधान के निर्माण का प्रस्ताव लाया था। और 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी, इस कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, इस कैबिनेट मिशन रिपोर्ट के अनुसार आपके जो संविधान सभा का जो निर्वाचन होनी थी आपके प्रांतों में, तो आपकी प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। और 10 लाख की जनसंख्या पर आपके एक सीट आवंटित की गई थी या एक सीट दी गई थी। जब संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें आपके कुल सदस्यों की जो संख्या थी आपके 389 सदस्य थे। इसमें से 389 सदस्यों में से आपके 296 सीटें या 296 सीटें जो थी आपके ब्रिटिश भारत को दी गई थी। और 93 सीटें आपके देशी रियासतों को दी गई थी। और इन 296 सीटों में से आपके 252 सदस्यों का जो चुनाव होना था ये आपके 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। और 4 का चयन आपके मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। देशीय रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जो होना था ये आपके रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। और संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ था। और जब संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये 1946 में हुआ था। और इसमें आपके जो 296 सीटों पर जब चुनाव हुआ था इसमें आपके कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था। और कांग्रेस को आपके 208 सीटें मिली थी। और मुस्लिम लीग को आपके 73 सीटें मिली थी। और 15 सीटें आपके अन्य को मिली थी। देशी रियासतें जो थी प्रारंभ में आपके देशी रियासतें जो थी आपके शुरुआत में तो ये संविधान सभा में इन्होंने भाग नहीं लिया था। लेकिन जो संविधान का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था या यूं बोले कि 28 अप्रैल 1947 को आपके भारतीय देशी रियासतें भी हमारे संविधान सभा में शामिल हो गई थी। जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था या ये आपके इनडायरेक्ट तरीके से निर्वाचित हुए थे या यूं बोले कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से इनका चुनाव हुआ था। और प्रांतों की जो विधानसभाओं का उपयोग जो था ये आपके निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था। और जो 1946 का जो ये चुनाव हुआ था ये आपके ना ही आपके डायरेक्ट इलेक्शन था और ना ही इसको आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्धारित किया गया था। और 1935 का जो अधिनियम आया था इस अधिनियम के अनुसार आपके मताधिकार का जो इस्तेमाल करते थे, आपकी जो कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर ही वोट देने का अधिकार मिला था। जिसके पास जितनी मतलब जिसके पास टैक्स जो देता हो, शिक्षा जैसी हो, जिसके पास संपत्ति हो, इस आधार पर आपको सीमित लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिला था। 26 नवंबर 1946 को आपके वायसराय ने आपके निर्वाचित जो प्रतिनिधि थे उनको आमंत्रित किया था। और उन्होंने बोला था कि 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होनी है। और इसीलिए आपकी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। और पहली बैठक में आपके 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें से आपकी हमारी 9 महिलाएं थी। जब 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो इसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। और 9 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो पूछ सकते हैं कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना। और इसके 2 दिन बाद आपके 11 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, इनको निर्विरोध चुना गया था। और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो ध्यान रखना कि स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम ध्यान रखना। और 13 दिसंबर 1946 को आपके जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान सभा में आपके उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे आपके 22 जनवरी 1947 में आपके स्वीकार या यूं बोले कि संविधान सभा में पारित किया गया था।
3 जून 1947 में आपके माउंटबेटन योजना आई थी, और इस माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत को आज़ादी मिली थी और भारत का विभाजन भी हुआ था। और इसी योजना में ये भी बात जोड़ी गई थी कि पाकिस्तान के लिए इसमें पृथक संविधान सभा का गठन की बात की गई थी। जब भारत का विभाजन हुआ तो आपके जो संविधान सभा के जो सदस्यों की जो संख्या थी घटकर आपके 299 रह गई थी। और इसमें जो 299 रह गई थी, इनमें से आपके 229 जो सीटें प्रतिनिधि थे आपके भारतीय प्रांतों से थे, और 70 सीटें आपकी देसी रियासतें, या यूँ बोले कि 70 प्रतिनिधि आपके भारतीय रियासतों से थे। और हमारे संविधान बनाने के लिए आपके 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, और इस दौरान आपके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और कुल 165 बैठकें हुई थी, और 114 दिन आपके संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। जो 11वां अधिवेशन हुआ था इसका जो 11वां अधिवेशन हुआ था इसका जो अंतिम दिन था आपके 26 नवंबर 1949 को हुआ को था, और 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर संविधान को एडॉप्ट किया गया था। और जो 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त फिर संविधान सभा पुनः बैठी थी, और जो 11वें अधिवेशन के बाद जो संविधान सभा का जो पुनः गठन हुआ था या पुनः बैठे थे, ये आपके 24 जनवरी 1950 को बैठे थे। और 24 जनवरी को हमारे संविधान में आपके हस्ताक्षर किए गए थे, और जब हमारे संविधान में सिग्नेचर करे तो इसमें 284 सदस्यों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्नेचर करे थे। और जो बी.एन. राव थे, या यूँ बोलें कि बेनेगल नरसिम्हा राव थे, ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार इनको नियुक्त किया था। 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रति किया गया था। और संविधान को जो पूरी तरह से जो लागू किया गया था, ये आपकी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और जब भारतीय संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी आपकी 15 थी। तो कई बार पूछ सकते हैं कि जब हमारा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो ध्यान रखना 15। और हो सकता है कई बार इनके नाम भी पूछ ले, तो ये नाम ध्यान रखना, जैसे विजयलक्ष्मी पंडित भी थी, राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचिता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, अंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका थी, मालती चौधरी थी, दक्षायनी थी, है ना। तो अन्य ये नाम भी ध्यान रख लेना, कई बार हो सकता है इनके नाम पूछ लें। और 2 सितंबर 1946 को आपके अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और इस जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, तो इसमें आपके मुस्लिम लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। हालांकि इनके लिए जो इन्हें उनको शामिल होने के लिए इनका विकल्प को खुला रखा गया था। और ये आपके 26 अक्टूबर 1946 को आपके जब सरकार का पुनर्गठन किया गया था, तब मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें कैबिनेट मिशन में शामिल हो गए थे कैबिनेट में शामिल हो गए थे। और जो ग्रेनविल आस्टिन है, इन्होंने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। तो ये आपके संविधान सभा और संविधान की निर्माण की प्रक्रिया थी। और इससे संबंधित आगे जो क्वेश्चन है उसको आगे डिस्कस करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो जो संविधान सभा का जो सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था, ये आपके 1934 में स्वराज्य पार्टी ने प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1934 में ये आपके एम.एन. रॉय ने भी आपके संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। और कांग्रेस ने भी आपको 1934 में संविधान सभा का गठन की बात की थी। लेकिन इसकी जो पुष्टि की थी आपको 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें इसकी पुष्टि की गई थी। और 1942 में आपके कृषि मिशन के द्वारा सबसे पहले संविधान के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। और 1946 में आपकी कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो आज़ादी के दौरान जो 1934 में जो संविधान सभा का जो विचार प्रस्तुत किया था, ये आपके एम.एन. रॉय ने प्रस्तुत किया था 1934 में। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एनी बेसेंट थी आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और जो भीमराव अम्बेडकर थे आपके संविधान के शिल्पकार के नाम से फेमस है। और जवाहरलाल नेहरू का इन्होंने आपके जो संविधान सभा थी इसमें आपके उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, और सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है,
और यह सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो ये हमारे जी पूज्य बापू जी ने कहा था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो बात कही थी आपके जो 1939 में जो हरिजन पत्रिका थी गांधी जी की, उसमें एक हरिजन पत्रिका के एक लेख में ये लिखा गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो भारत के संविधान निर्माण की जो बात की गई थी आपके 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, इसने आपके संविधान निर्माण की का प्रस्ताव रखा था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो साइमन कमीशन आया था आपको 1928 में आया था। और जो भारत सरकार अधिनियम 1935 ये आपका सबसे बड़ा अधिनियम है। और जो कैबिनेट मिशन आई थी, कैबिनेट मिशन का जो डेलीगेशन आया था आपके 1946 में आया था। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में पूछा गया। और आपके सामने दो कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो कृषि मिशन आया था ये आपके 1946 1942 में आया था, 1942 में आया था। और जो इसने बोला था कि जो संविधान सभा जो प्रांतीय विधानसभा होगी, इनका जो प्रांतीय विधानसभा उनका तो प्रांतीय विधानसभा में तो निर्वाचन किया जाएगा, लेकिन जो भारतीय जो रियासत होंगी इनको आपको नामित किया जाएगा। यानी जो प्रांतीय विधानसभा होंगे वहाँ पे तो चुनाव होंगे, और जो देशी रियासत होंगे वहाँ पे से आपका नामांकन किया जाएगा। इस वजह से पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन आया था, इसमें ये भी प्रावधान किया गया था कि अगर किसी प्रांत को ये प्लान अगर पसंद नहीं आता या ये योजना अगर पसंद नहीं आती, तो ये अलग से आपके ब्रिटिश प्रांत के साथ ब्रिटिशों के साथ अलग से संधि कर सकते हैं, या फिर अलग से संधि करके आप अपना संविधान अलग बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्रिप्स मिशन में जोड़ा गया था। तो पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और इसने जो मुख्य प्रस्ताव रखे थे इसमें था कि भारत को आपके डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। और कोई प्रांत अगर नया संविधान स्वीकार नहीं करे तो अलग संविधान का भी बना सकते हैं। और इसने ये बोला था कि जब जैसे युद्ध की समाप्ति होगी, उसके बाद आपके संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन उस समय ये नहीं पता था कि युद्ध कब समाप्त होगा, क्योंकि उस समय ये आपके दूसरे विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। और भारत को डोमिनियन दर्जा देने की बात की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का अनुपात में था। तो जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी आपकी 1946 में आई थी। और इसमें ये प्रावधान किया गया था कि एक सीट के 10 लाख जनसंख्या के पीछे आपको एक प्रतिनिधि दिया जाएगा। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन आपके 1946 में भारत आया था, और इसने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था। और इसी आधार पर आपके संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। और प्रांतों के प्रतिनिधित्व तो था ही आपकी जनसंख्या के आधार पर होना था। और 10 लाख के ऊपर उनको एक सीट दी गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का जो सदस्य नहीं था ये आपके फेंथिक लॉरेंस भी इसके सदस्य थे। और पेंथिक लॉरेंस जो थे आपके भारत सचिव थे। और स्टेपोर्ट क्रिप्स तो इसका अध्यक्ष था। तो स्टेपोर्ट क्रिप्स भी इसमें शामिल थे। और एवी अलेक्जेंडर आपके ब्रिटिश नौसेना के मंत्री थे, और ये भी आपके इसमें कैबिनेट मिशन में शामिल थे। लेकिन विलियम वुड इसमें आपके कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। इस वजह से ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया था। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया था ये आपकी 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसके माध्यम से किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो क्रिप्स मिशन आया था ये आपको 1942 में आया था। और जो भारत को आज़ादी मिली थी आपके माउंटबेटन योजना के माध्यम से मिली थी। और 1935 में आपका भारत शासन अधिनियम आया था। जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था। तो संविधान सभा का निर्माण आपके कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका
सही आंसर होगा। और साइमन कमीशन आपको 1928 में भारत आया था। कृषि मिशन योजना आपकी 1942 में आई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति बनाए गए थे, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाए गए थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ये आपके भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। और श्री राजगोपालचारी आपके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। और 2 सितंबर 1946 को आपके अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो जो सी राजगोपालचारी थे, ये आपके अंतरिम सरकार में शामिल थे और इनको आपके वित्त मंत्री का पद दिया गया था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपके अंतरिम सरकार में शामिल थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके खाद्य और कृषि विभाग दिया गया था। जो जगजीवन राम थे, भी आपके अंतरिम सरकार में शामिल शामिल थे 1946 में और इनको आपके श्रम मंत्रालय दिया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे, ये आपके अंतरिम सरकार में शामिल नहीं थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो नवनिर्वाचित संविधान सभा ने आपके 2 सितंबर 1946 को आपके भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिसमें राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप खाद्य कृषि मंत्री और जगजीवन को आपके श्रम मंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी, इसमें जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो डिपार्टमेंट दिया गया था, ये आपके खाद्य और कृषि डिपार्टमेंट दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और जो प्रतिरक्षा डिपार्टमेंट दिया गया था, ये आपके सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था। और जो गृह मंत्रालय दिया गया था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो पहले अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा की गई थी, आपके 24 अगस्त 1946 को की गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो बेबेल योजना आई थी आपकी 1947 45 में आई थी, 1945 में आई थी। और इस योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में आपके हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होगी होनी थी। तो पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। कारण कह रहा है कि बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। तो कारण गलत है। जो बेबेल योजना आई थी, इसका मुख्य उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना था। इसका उद्देश्य था कि राजनीतिक गतिरोध को दूर करना है और संवैधानिक गतिरोध को दूर करना है और भारत में पूर्ण स्वशासन की दिशा की ओर आगे बढ़ाना है, ना कि मुस्लिम और हिंदुओं की एकता आपस में बढ़ाना है। तो इसमें कथन तो ठीक है, कारण गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना 1943 में आपके लिन लिथगो की जगह आपके लॉर्ड वेवेल आए थे और इनको आपके गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और गवर्नर जनरल नियुक्त होने के बाद इनको भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से इन्होंने आपके 1945 में लंदन गए थे, जहाँ पे उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बातचीत की थी। और उन्होंने इसी बातचीत के दौरान कुछ प्रस्ताव रखे थे 1945 में, जिसको आपके बेबेल योजना के नाम से जाना जाता है। और इसमें ये प्रस्ताव रखे गए थे कि कार्यकारी परिषद में मुसलमानों के सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होनी चाहिए। दूसरा प्रस्ताव ये रखा था कि परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना है। और तीसरी बात इन्होंने रखी थी, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए और युद्ध समाप्ति के बाद आपके इनको भारतीयों के द्वारा खुद ही संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान इसमें शामिल किए गए थे। लेकिन इसमें मुस्लिम और हिंदुओं को एकता पर जोर देने की ऐसी कोई वकालत नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें आपको संविधान सभा के विषय में पूछा गया और आपके सामने 4 कथन और आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था, यह आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। दूसरा कथन कह रहा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो संविधान सभा का गठन किया गया था, आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से किया गया था, या यूं बोले कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से का ये परिणाम था। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है, यह
वह बहुदलीय निकाय थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है, इसमें बहुत सारे दल शामिल थे। चौथा कथन कह रहा कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो चौथा कथन बिल्कुल ठीक है, जो संविधान सभा थी इसने बहुत सारी कमेटियों का गठन किया था, बहुत सारी समितियां बनाई थी जिसके माध्यम से इन्होंने काम किया था। तो इसमें पहला दूसरा कथन तो गलत है, तीसरा चौथा कथन सही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपके भारतीय संविधान सभा के संबंध में पूछा गया और आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 1900 हमारे जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये आपके वयस्क मताधिकार पर इसका निर्वाचन नहीं हुआ था। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो बी ऑप्शन गलत है, जो संविधान सभा का जो परिणाम था ये आपके इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, ना कि डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। सी ऑप्शन कह रहा है ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। तो तीसरा कथन भी गलत है, कि ये कह रहा है कि बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो इसमें बहुत सारे दल शामिल थे, इसमें बहुदलीय संरचना देखने को मिली थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी। तो चौथा कथन डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें बहुत सारी कमेटियों के माध्यम से इन्होंने काम किया था। तो इसमें ये ऑप्शन पहला और चौथा कथन ठीक है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें बी और सी ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन भी आपके संविधान सभा के बारे में पूछा गया और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और इनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो संविधान सभा का गठन हुआ था और इसने आपके बहुत सारी समितियों के माध्यम से काम किया था और इनमें जो सबसे प्रमुख कमेटी थी ये आपकी प्रारूप कमेटी थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है, हमारे संविधान सभा में आपके सभी समुदायों को जगह दी गई थी, चाहे आपकी ईसाई हो, एंग्लो इंडियन हो, पारसी हो, सभी को इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया था। तो सी ऑप्शन गलत है, जो संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था ये आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की छठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो 1935 का अधिनियम था इसकी जो अनुसूची छठी है इसमें यह उल्लेख किया गया था कि कर, संपत्ति और जिसके पास शैक्षिक योग्यता होगी इस आधार पर आपको मतदान का अधिकार मिलता था और इसलिए आपके ये सीमित लोगों को ये अधिकार मिल गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, इस वजह से सॉरी जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और जो प्रांतीय विधान सभाओं में आपके जो सदस्यों का जो चुनाव होना था ये आपके आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो भारत के संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली जो संविधान सभा के सदस्यों को आपके विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे। तो भारत के इतिहास में जो प्रांतों में जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये आपके प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ये आपके प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले जो संविधान सभा के जो अस्थायी सभापति थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले
राष्ट्रपति भी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 11 दिसंबर 1940 को इनको निर्विरोध चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसकी अध्यक्षता आपके जो भारत संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उन्होंने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो भारतीय संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था, तो जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो संविधान सभा का जो सभापति चुना गया था आपके 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आजाद भारत के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को आपके नई दिल्ली में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो दूसरा कथन गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संविधान सभा के पहले अधिवेशन में शामिल थे, और इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आपके संविधान सभा के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने तीन कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कहता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हमारे संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये बैठक आपके दिल्ली में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता आपके जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उनके द्वारा की गई थी। दूसरा कथन कह रहा है कि इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरा कथन गलत है। जो इसके जो पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। और 9 दिसंबर 1946 को तो आपके अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 2 दिन बाद आपके 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तीसरा कथन कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक में का आविष्कार किया था। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था और इन्होंने इसका बहिष्कार किया था। तो इसमें पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले मनोनीत उपसभापति थे आपके फ्रैंक एंथोनी थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो एच सी मुखर्जी थे ये आपके संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। और 9 दिसंबर 1946 को आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को द्वारा इनको मनोनीत किया गया था, किसको, फ्रैंक एंथोनी को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना आपके 9 दिसंबर 1946 को आपके दिल्ली में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये आपके दिसंबर 1946 में हुआ था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब शुरू हुआ था? तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन की जो शुरुआत हुई थी, आपकी जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसी दिन से आपके प्रथम अधिवेशन की
शुरू माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक जो भारतीय संविधान सभा की हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देशीय प्रस्ताव रखा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत के संविधान में जो उद्देशीय प्रस्ताव रखा था, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और ये उद्देशीय प्रस्ताव आपके 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। और ये प्रस्ताव आपके प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में इसको रखा गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो ये प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा में प्रथम अधिवेशन में 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने इस उद्देशीय प्रस्ताव को रखा था। और आगे जाके ये भारत के संविधान की प्रस्तावना का इसने रूप लिया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू ने संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। तो नेहरू जी ने जो उद्देशीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ये आपके 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ये आपके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ये प्रस्ताव आपके 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो संविधान सभा के सम्मुख आपके जो संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था, यह आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देशीय प्रस्ताव किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में जो उद्देशीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में पूछा गया और इसमें आपके 4 कथन दिए गए और इसमें आपको बताना कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देशीय प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ये आपके संविधान द्वारा स्वीकार किया गया था और इसी ने आपके संविधान के निर्माण पर असर डाला था। दूसरा कथन कह रहा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो किसी भी संविधान की जो उद्देशिका होती है, ये आपके महत्वपूर्ण उद्देश्यों को की पूर्ति करती है। तीसरा कथन कह रहा है कि संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो भारत का संविधान है, इसको भारत के लोगों के द्वारा आदेशित किया गया था, भारत के लोगों के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो चौथा कथन गलत है। जो राज्य का मुखिया का मतलब यहाँ यहाँ आपके राष्ट्रपति से, और हमारे राज्य का मतलब पॉलिटी में आपके देश को बोलते हैं। और जो हमारे देश का जो मुखिया है ये आपका राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है ये आपके इनडायरेक्ट तरीके से होता है, ना कि आपके डायरेक्ट चुनाव होता है। ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इस वजह से चौथा कथन क्या है, गलत है। तो इसमें पहला दूसरा तीसरा कथन तो ठीक है, चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो भारतीय संविधान को बनाने हेतु जो भारतीय संविधान के जो कुल अधिवेशन हुए थे, आपके 11 अधिवेशन हुए थे। लेकिन 11वां अधिवेशन इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसलिए जो इसके जो 11 जो सब इसका जो सबसे करीबी आंसर है ये आपका सी होगा, है ना। तो इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और संविधान सभा बनाने के लिए जो समय लगा था, तो आपके 2 साल 11 में 18 दिन लगे थे। और इस दौरान आपके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। और इसमें आपके 165 दिन तक ये अधिवेशन चले थे। और 11वें अधिवेशन की जो अंतिम दिन था ये आपकी 26 नवंबर 1949 था, जिस दिन हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था। इस 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त भी आपके संविधान सभा का पुनः 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी, जिसमें आपके संविधान सभा के ऊपर हमारे संविधान पर सिग्नेचर करे गए थे। इसलिए आपका निकटतम सही आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक को सही तिथि बताइए। तो संविधान हमारे संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था। तो संविधान बनाने में आपके 2 साल 11 में 18 दिन लगे थे। इस वजह से ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान बनाने का कितना समय लगा। सेम क्वेश्चन सेम आंसर, 2 साल 11 में 18 दिन। ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान सभा के संबंध में पूछा गया और इसमें दो कथन दिए गए, आपको बताएंगे इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था आपके 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इस 24 जनवरी 1950 के दिन आपके एक राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और इसी दिन आपके राष्ट्रपति को चुनाव भी हुआ था। या राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए, निर्वाचित घोषित किए गए थे। और इसी दिन आपके हमारे संविधान को के ऊपर सिग्नेचर भी किए गए थे। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचन घोषित किया गया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। तो इसमें पहला कथन भी ठीक है, दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को ध्यान रखना, हमारा जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको आपको आधिकारिक रूप से अंगीकृत या यूँ बोले कि अडॉप्ट किया गया था। और इसी दिन आपके राष्ट्रपति पद को भी निर्वाचित घोषित किया गया था। और इसी दिन हमारे संविधान के ऊपर हमारे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पे सिग्नेचर करे थे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे ये आपके H.C. मुखर्जी थे। और प्रारूप समिति के जो मूल तो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे ये आपके K.M. मुंशी थे। और राजस्थान की रियासतों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो संविधान सभा के जो सदस्य थे ये आपके टी कृष्णमाचारी जी थे। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। ये कह रहा है कि संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के जो मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे आपके K.M. मुंशी थे। और राजस्थान के रियासत के प्रतिनिधि आपके वी टी कृष्णाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा इसको नामित किया गया था। और H.C. मुखर्जी आपके संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था उस समय जो हमारे संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे ये आपके B.N. राव थे। इस वजह से सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था ये आपके B.N. राव ने किया था, या यूं बोले कि बेनेगल नरसिम्हा राव ने तैयार किया था। इस वजह से बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। और B.N. राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे। और संविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया था यह आपके B.N. राव ने प्रस्तुत किया था। और इस पर विचार या परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा तैयार प्रस्तुत किया गया था। और जो B.N. राव का जो प्रारूप था इसमें आपके 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो संविधान सभा का जो भारतीय संविधान का जो तीसरा वाचन शुरू हुआ था ये आपके 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 तक चला था। और ऑप्शन में कहीं भी ये ऑप्शन नहीं दिया गया, इस वजह से इसमें स्टार बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ ऐसा। तो भारत का संविधान जो पूरी तरह से बनकर जो तैयार हुआ था ये आपके 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की उद्देश्य का उल्लेख किया गया है कि 26 जो हमारी जो भारत की संविधान की जो उद्देश्य का या यूं बोले कि प्रस्तावना है, इसमें ये उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रत किया है। संविधान को अपनाने और उसे पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख आपके 26 नवंबर 1949 को माना जाता है।
और संविधान का जो शेष भाग है ये आपके 26 जनवरी 1950 को से प्रभावी हुए थे। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने या इसे पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की जो तिथि है आपकी 26 जनवरी 1950 है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जो अडॉप्ट किया गया था ये आपके 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। विधानसभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था ये आपके 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। तो भारत का संविधान जो अपनाया गया था ये आपके 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये आपके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का संविधान को लागू डैश डैश लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि संविधान को 26 जनवरी को के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में आपके आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। कांग्रेस का जो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये आपके 1929 में हुआ था। और ये इस अधिवेशन के माध्यम से आपके पूर्ण स्वराज्य के संकल्प की घोषणा की गई थी। और इसी दिन आपके ये भी संकल्प पारित किया गया कि हर साल आपके 26 जनवरी को आपके आज़ादी के दिवस के रूप में मनाया जाता है, या यूँ बोले कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसीलिए आपको 1930 से लेकर जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिली थी 1947 तक इसको आज़ादी के रूप में मनाया गया था। लेकिन हमें जो आज़ादी मिली थी आपके 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और 15 अगस्त के दिवस को हम आज़ादी के या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। जबकि स्वतंत्रता में तो जबकि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति की पश्चात हमें 26 जनवरी की तिथि को विस्मरणीय बनाने के लिए हमने हमारे संविधान को लागू किया था, क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हमने हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। और इसलिए हर साल आपके 26 जनवरी को आपके गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये आपके हर साल आपके 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को आपकी हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसी दिन हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरह से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान दिवस के बारे में पूछा गया और आपके सामने दो कथन है और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो हर साल आपके 26 नवंबर को आपके संविधान दिवस मनाया जाता है। और ये संविधान दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ताकि हमारे लोग अपने संविधान के प्रति जागरूक हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई थी। तो दूसरा कथन गलत है। जो प्रारूप कमेटी का गठन किया गया था ये आपके भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें आपके टोटल 7 सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य थे, एक आपका अध्यक्ष था। और इसका जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये आपके संवैधानिक सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान अंगीकृत और ये अधिनियमित हुआ था। तो भारत का संविधान जो आपके 26 नवंबर 1949 को आपके
अंगीकृत, अधिनियमित और स्वीकार किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम से उनको व्यवस्थित करना है। तो जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित जो किया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान की प्रवृत्ति होने की जो तिथि है, यानी भारतीय संविधान को जो लागू करने की जो तिथि है आपकी 26 जनवरी 1950 है। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो इस तरह सबसे पहले आपकी इसमें संविधान सभा की पहली बैठक आएगी 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद आपके प्रारूप समिति का गठन आएगा 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद आपके संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत करने यानी स्वीकार करने की तिथि आएगी 26 नवंबर 1949 को। और इसके बाद जो सबसे अंतिम आएगा संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, भारतीय संविधान को अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1950 को। और भारतीय संविधान की जो लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950 से। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का संवैधानिक सभा निर्वाचन हुआ था। संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके संविधानिक हमारे संविधान के शिल्पकार के नाम से फेमस है। और भीमराव अंबेडकर का जो 1946 में आपके बंगाल प्रांत से चुनाव हुआ था। बाद में ये जब ये प्रांत जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ये पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए पुणे के संसदीय क्षेत्र से आपके इन्होंने उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में शामिल हुए थे। और ये जो पुणे संसदीय क्षेत्र था ये आपके बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना है कि जब सब पहले आपके बंगाल प्रांत से आता था फिर आपकी ये सीट आपके पाकिस्तान में चली गई थी और कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर इस सीट को रिक्त किया था। और इसके बाद जब उपचुनाव हुए थे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ से आपके निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी। तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था आपके 14 अप्रैल 1891 को 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। 1956 में मृत्यु हुई थी। तो इसमें से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि तृतीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित होने के रूप में हुई। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपके 1932 में हुआ था। और ये गोलमेज सम्मेलन आपके लंदन में हुआ था। और इस गोलमेज सम्मेलन में आपके कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और इस गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श की के बाद आपके 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। इस वजह से पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध किया गया था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इस एक्ट के माध्यम से आपके ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन का उपबंध इसमें किया गया था। इसमें पहला कथन भी ठीक है दूसरा कथन भी ठीक है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें कथन और कारण वाला पूछा है। कथन कह रहा है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत का संविधान है हमारी देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और समय समय इसमें जब जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ती है इसमें इसलिए हमारे संविधान में बहुत बार कई बार संशोधन भी हो गए हैं। तो हमारी आवश्यकताओं को ये पूर्ति करता है। कारण कह रहा है कि इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो कारण भी बिल्कुल ठीक है। इसको एक ग्रहित संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हम इसे अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करते रहते हैं। तो कथन भी ठीक है कारण भी ठीक है एक दूसरे की, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो संविधान सभा के में आपके वयस्क मताधिकार को आपके 15 साल के लिए जो स्थगित करने की जो बात की थी आपके मौलाना आजाद जी ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसका जोरदार ढंग से वायसराय इसको वयस्क मताधिकार को अपनाने की वकालत की थी। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो ये महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस को आपके एक राजनीतिक दल के रूप में इसको समाप्त कर देना चाहिए था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि सर्वोपरि है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये भारतीय संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। और 26 नवंबर 1949 को जब इन्होंने संविधान को अपनाते हुए जब उन्होंने कहा था कि जो हमारा जो एक संविधान है ये एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, और इसमें आपके लोगों के जीवन फूकने लोगों के जीवन फूकते हैं और इसका नियंत्रण करते हैं, और भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो इसमें जो ये कथन जो था ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका, यह कथन किसका है? तो जेनिक्स का कथन है कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका मानना था कि या इनका कहना था कि भारत संविधान सभा जो है कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये बात इनकी जो बुक थी आपके द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इस बात का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो जो भारतीय संविधान बना था उसमें जो कुल महिलाओं की सदस्य संख्या थी आपकी 15 थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी यही समाप्ति होती है, और इससे आगे हम भारत के जो संविधान सभा की जो प्रमुख कमेटियां बनी थी उसके बारे में देखेंगे, और उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। संविधान सभा बनी थी, इसकी जो प्रमुख कमेटियां के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें जो हमारा संविधान सभा बनी थी आपकी 1946 में बनी थी, और इसमें विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए बहुत सारी कमेटियों का गठन किया गया था। और इन्हीं कमेटियों के जो अध्यक्ष पूछे जाते हैं कई बार, तो जैसे संघीय संविधान कमेटी थी, इसका अध्यक्ष जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियम संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप कमेटी जो थी इसके अध्यक्ष आपके भारत के संविधान के शिल्पकार आपके भीमराव अम्बेडकर जी थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति और अपरिवर्तित क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे आपके देश के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मूल अधिकार उप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके जेबी कृपलानी थे। और जो अल्पसंख्यक उप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे आपके एच सी मुखर्जी थे। और पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों में जो असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र संबंधी कमेटियां बनी थी, इसके अध्यक्ष जो थे आपके गोपीनाथ बारदोलोई थे। और जो अपवर्जित और आंशिक रूप से जो अपवर्जित क्षेत्र असम के अतिरिक्त जो संबंधी उपसमितियां थी इसके अध्यक्ष आपके ए वी ठक्कर थे। और जो संघीय शक्तियों संबंधी जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो कार्य संचालन संबंधी कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके के एम मुंशी थे। और सदन हाउस कमेटी के जो अध्यक्ष थे आपके पी पटाभी सितार मैया थे। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी कमेटी के अध्यक्ष आपके जीवी मालंकर थे, या यूं बोले कि गणेश वासुदेव मालवंकर थे। और राज्यों संबंधी जो कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वित्त और स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रत्यय पत्र संबंधी जो कमेटी थी इसका जो अध्यक्ष थे ये आपके अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। तो ये आपकी प्रमुख कमेटियाँ थी जिनके आपके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं। और जो
प्रारूप कमेटी थी, इसकी जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इसका जो गठन किया था ये आपके भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इस कमेटी में आपके 7 सदस्य थे। और 7 सदस्य थे, 6 सदस्य थे और 6 सदस्य और एक अध्यक्ष था, यानी कुल 7 सदस्य थे। और इसमें अक्सर पूछे जाते हैं, 7 सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। तो अध्यक्ष तो आपके भीमराव अम्बेडकर था। और जो अन्य सदस्य थे उनमें एक नाम आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर का नाम है। दूसरा नाम आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी का है। फिर आपके के एम मुंशी भी इसमें शामिल थे। मोहम्मद सादुल्ला भी इसमें शामिल थे। बी एल मित्र भी इसमें शामिल थे। और डीपी केतान भी इसमें शामिल थे। बाद में बी एल मित्र के स्थान पर आपके एन माधव राव इसमें शामिल हो गए थे। और डीपी केतान की मृत्यु आपके 1948 में हो गई थी, जिनकी जगह आपके टीटी कृष्णाचारी जी इसमें शामिल हो गए थे। जो तदर्थ झंडा कमेटी है इसका गठन आपके 23 जून 1947 को किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे आपके जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसके अध्यक्ष थे। और जो इसके अन्य सदस्य थे आपके अबुल कलाम आज़ाद इसके तदर्थ झंडा कमेटी का सदस्य थे। सरोजिनी नायडू भी इसकी सदस्य थी। और सी राजगोपालाचारी भी इसके सदस्य थे। के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे। और भीमराव अंबेडकर भी आपके तदर्थ झंडा कमेटी का सदस्य थे। तो ये आपके जो संविधान सभा की जो प्रमुख कमेटियाँ थी उससे संबंधित तथ्य थे। और इससे आगे हम जो इससे संबंधित इसका जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा के जो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष था ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी आपके मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। और ध्यान रखना आपकी जो संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है उनके अध्यक्ष अक्सर पूछे जाते हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया विषयक नियमन संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन कमेटी के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों और जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी जो सलाहकार कमेटी के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष आपके जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष आपके एच सी मुखर्जी थे। संघीय शक्तियाँ संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति संबंधी के अध्यक्ष आपके के एम मुंशी थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति थी या प्रांतीय संविधान कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके देश के पहले जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इसका अध्यक्ष थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और भीमराव अम्बेडकर आपके प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। नेहरू जी आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके संचालन कमेटी के अध्यक्ष थे। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। और इसका गठन आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और इसमें आपके 7 सदस्य थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये आपके संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें आप एक तरफ संविधान सभा की कमेटियाँ दी गई, दूसरी तरफ इनके अध्यक्ष दिए गए और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो मूल अधिकार कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके सरदार पटेल थे। और जो कार्य संचालन समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके के एम मुंशी थे। और जो संघ शक्ति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपके भीमराव अम्बेडकर थे। तो इस तरह से आप इसको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मूल अधिकार के आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति के आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा द्वारा जो स्थापित जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के कितने
अन्य सदस्य थे। तो जो प्रारूप कमेटी, इसका गठन आपके 1947 में किया गया था और इसका गठन आपके भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें आपके कुल 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे और ये पूछ रहा है कि अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सदस्य कितने थे, तो 6 थे। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगर अध्यक्ष को अलग कर दें तो तब तो 6 सदस्य होंगे और अध्यक्ष को भी अगर शामिल कर दें तो टोटल 7 हो जाएंगे। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और 1947 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसको आपके संविधान सभा के प्रारूप या आप यूँ बोलेंगे पांडुलिखन समिति का काम दिया गया था। और इसमें जो अन्य जो 6 सदस्य थे ये आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्ण अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्लाह भी इसमें शामिल थे, बी एल मित्र और डी पी केथान भी इसमें शामिल थे। बाद में आपके बी एल मित्र के स्थान पर आपके एन माधवराव इसमें शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो जो प्रारूप समिति इसके अध्यक्ष आपके भीमराव अम्बेडकर थे और जो अन्य सदस्य थे आपके एन गोपाल स्वामी जो थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी आपके प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे और न ही आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सदस्य थे। और के एम मुंशी हो गए, बी एल मित्त हो गया, डी पी केतान इसके अन्य सदस्य थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पांडुलिखन समिति को निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। तो संविधान के पांडुलिखन समिति आप यूँ बोलेंगे प्रारूप कमेटी के जो सदस्य थे ये आपके मोहम्मद सादुल्लाह इसके सदस्य थे, ए के अय्यर भी इसके सदस्य थे, के एम मुंशी भी इसके सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। तो भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के एम मुंशी डैश डैश संबंधित है। तो जो के एम मुंशी थे ये आपका आपके संविधान की जो प्रारूप कमेटी थी इसके ये सदस्य थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान निर्मात्री परिषद थी इसकी जो झंडा कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और भारतीय इतिहास में आपके जो भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति की विशेष रूप से उल्लेख उल्लेख मिलता है। इसका गठन जो पहली वाली इसका गठन आपके 1931 में कांग्रेस की कराची अधिवेशन में एक गठित झंडा कमेटी थी जिसका अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो शेष अन्य सदस्य थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, तारा सिंह थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डी डी बी केलकर थे, हरिदत्त पटाभी सिद्धार मौर्य भी इसमें थे। और जो तदर्थ झंडा कमेटी है इसका गठन आपके संविधान निर्माता परिषद द्वारा 23 जून 1947 को किया गया था और इसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इसके जो अन्य सदस्य आपके अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थे, श्री राजगोपालचारी थे, के एम मुंशी थे, भीमराव अम्बेडकर थे। तो ध्यान रखना जो 1931 में जो झंडा कमेटी बनी थी इसका गठन इसका अध्यक्षता आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। और जो 1947 में बनी थी इसका अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की भी समाप्ति होती है और इससे आगे हम जो संविधान के जो स्रोत है उसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे।